इंडिया में रिसेंटली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का ड्राफ्ट कैबिनेट से मंजूर हो गया है और ये कहा जा रहा है कि बहुत पावरफुल पॉलिसी है। मैंने उसका ड्राफ्ट पढ़ा है, इंटरनेट पे आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। तो उसमें से मैंने कुछ ऐसे पॉइंट्स निकाले हैं जिसको हम पाकिस्तान की एजुकेशन पॉलिसी में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। वाई नॉट? क्या आप समझ रहे हो कि इंडिया हमारा दुश्मन है, हम उसके ख़िलाफ़ बातें करते हैं? भाई, दोस्त हो या दुश्मन हो, अगर आपको कोई चीज़ अच्छी नज़र आती है तो खींच लेना चाहिए। मेरा तो यही मोटो है और मैं तो नहीं दुश्मन समझता। क्या आप समझते हो? हेलो गाइस, हाउ आर यू? मेरा नाम है फवाद। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप यू गाइस आर डूइंग रियली वेल। अगर आप लोग मेरे रेगुलर व्यूअर हो ना, तो आप लोगों ने शायद बात नोट की होगी कि मैं एजुकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा ज़ोर देता हूँ, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम के हम लोग मारे हुए हैं, खस्ता हाल हुआ हुआ है। हर पॉलिटिशियन, नई गवर्नमेंट जो भी आई है उसने यही कहा है कि हम रिफॉर्म्स करेंगे, हम ये कर डालेंगे, हम जीडीपी का इतना ज़्यादा परसेंटेज इसमें लगा देंगे, फलाना दिमागा। आज तक कुछ नहीं हुआ। बालों में सफ़ेद बाल आ गए हैं भाई हमारे। अब अभी तो कुछ नहीं हुआ, बल्कि मामला ख़राब से ख़राब होता जा रहा है। जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स हो चुका है, ओल्ड है, 30-40 साल पुराना है। और जो अच्छे जेन्युइन टॉपिक्स थे वो भी निकाल दिए गए हैं। तो हर कोई जो है ना अपनी रखेल समझ के उसकी बैंड बजाया जा रहा है। तो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो तो खस्ता हाल है ही है। सिलेबस का तो अल्लाह ही मालिक है। तो बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है रिफॉर्म्स की, न्यू पॉलिसीज़ की इन एजुकेशन सिस्टम। क्योंकि अगर आपका एजुकेशन सिस्टम होगा तभी आप दुनिया में जाने माने जाएंगे, रिसर्च करोगे, इनोवेशंस करोगे। अभी क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा। लोग हम लोगों पे इल्ज़ाम लगाते हैं कुछ और तरह के। एनीवेज़, इंडिया में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का जो ड्राफ्ट मंजूर हुआ है उसमें से मैंने कुछ पॉइंट्स ऐसे उठाए हैं जो बहुत ज़्यादा वैलिड हैं, ज़बरदस्त हैं। और अगर हम वही पॉइंट इम्प्लीमेंट कर दें अभी अपनी एजुकेशन पॉलिसी में, तो हम लोग तरक्की की राह पर चल सकते हैं। तो बहुत से पॉलिसीज़ के पॉइंट्स ऐसे हैं जो इंडियन एजुकेशन पॉलिसी में है, जो उन्होंने प्री स्कूल से स्कूल, स्कूल के बाद कॉलेज, कॉलेज के बाद हायर एजुकेशन, यानी कि इतना बड़ा रिफॉर्म किया है 34 इयर्स में किसी भी गवर्नमेंट ने नहीं किया। तो बहुत ज़बरदस्त पॉलिसी लेकर आए हैं। जाहिर सी बात है, जब गवर्नमेंट कोई पॉलिसी देती है तो थोड़ा बहुत तो अपोजिशन निकालती है ना। कभी तो नहीं बोलते कि हाँ भाई हम अग्री करते हैं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो फिर थोड़ा बहुत है, प्रोज एंड कॉन्स तो निकलते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में जो मैंने ड्राफ्ट पढ़ा है इसमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस हैं। और अगर ये चेंजेस इम्प्लीमेंट हो जाते हैं तो इंडिया की जो एजुकेशन सिस्टम है वो वर्ल्ड की एजुकेशन सिस्टम के बराबर आके खड़ी हो जाएगी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पढ़ने के बाद मैंने जो सबसे पहले पिक किया है वो है ईयर 3 to 6 को जो फॉर्मल एजुकेशन उन्होंने लाजमी कर दिया है। ज़बरदस्त है। इससे बच्चों का बेस तैयार हो जाएगा और फिर वो जब हायर स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे या रिसर्च में जाएंगे तो अपने आप को ईज़िली इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो ज़बरदस्त पॉलिसी है। फिर उसके बाद तो ईयर 12 तक है, जो पूरा कोर कॉन्सेप्ट है एग्ज़ाम्स का, सिलेबस का, आपके स्कोरिंग का, मार्क्स देने का, कम्प्लीटली चेंज हो गया है। हॉलिस्टिक अप्रोच होगी आपकी जब भी आप एग्ज़ाम दोगे। और एग्ज़ाम हर साल नहीं होगा, एग्ज़ाम होगा 3rd ईयर में, 5th ईयर में, 8th ईयर में, 10th ईयर में एंड देन 12th ईयर में जाके आपके सारी स्कोरिंग और क्रेडिट्स आपके सामने रख दी जाएगी। तो हॉलिस्टिक अप्रोच क्या होती है कि एक बंदा जो फिज़िक्स में अच्छा है लेकिन वो स्पोर्ट्स में भी अच्छा है, या एक शख्स केमिस्ट्री में बहुत अच्छा है, वो सिंगिंग में भी बहुत अच्छा है, डिबेटिंग में बहुत अच्छा है, तो ये बच्चों की जो मार्क्स की कैलकुलेशन होगी ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किल्स, देयर टैलेंट, और जिस सब्जेक्ट में जो अच्छा है उसके ऊपर। वरना अभी क्या है, 10+2 का जो सिस्टम है जिसको कन्वर्ट करके 5+3+3+4 किया जा रहा है, बहुत अच्छा सिस्टम है। तो पुराने सिस्टम के हिसाब से अगर आपके पास फिक्स सब्जेक्ट हैं, आपने वही पढ़ने हैं, आप एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में भी हिस्सा नहीं ले सकते हो। अगर लेते हो तो उसके मार्क्स और क्रेडिट्स आपको नहीं दिए जाते, चाहे आप चैम्पियन ही बन जाओ। तो इसकी वजह से जो बच्चों के ऊपर प्रेशर है ना, बहुत बड़ा हुआ होता है। तो जो नया सिस्टम है वो बहुत ज़बरदस्त है। इसकी वजह से प्रेशर कम होगा और माँ बाप भी बोलेंगे यार 98% लाने के बाद तू शर्मा के बच्चे से तो अच्छा नहीं है ना, या खालिक साहब के बच्चे से तो अच्छा नहीं है। तो प्रेशर थोड़ा सा रिलीज़ होगा बच्चों पर। और जो एक प्रेशर और एक स्ट्रेस लेवल होता है एग्ज़ाम के दौरान, हर साल आपने किताबों का रट्टू तोते बन जाते हो और किसी भी तरीके से पास करना है। और जो सुसाइड का एक इतना ज़्यादा ट्रेंड चल जाता है एग्ज़ाम्स के दिनों में, वो भी कम होगा। तो स्ट्रेस लेवल कम होगा होपफुली।
अगर पेरेंट्स थोड़े से सुधर जाएँ तो पेरेंट्स का सुधरना भी बहुत ज़रूरी है साथ साथ हर चीज़ के। तो ये बहुत ज़बरदस्त एक और पॉलिसी है जिसकी वजह से प्रेशर कम होगा और एक बच्चे को या बच्ची को गेज किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी। फिर उसके बाद एक और पॉलिसी बहुत ज़बरदस्त है, जो ईयर 6 से आप कोडिंग स्टार्ट कर दोगे। कोडिंग का मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई भी हो। अब ये डिपेंड करता है स्कूल और कॉलेजेस वाले वो कौन सी लैंग्वेजेस बच्चों को सिखाएंगे, या वो 3 या 4 लैंग्वेजेस सिखाएंगे या एक लैंग्वेज पे या एक टेक्निकल एक्सपर्टीज़ पे उनको रखेंगे। ये जब पूरी पॉलिसीज़ लिखी जाएंगे, इसके रूल्स और रेगुलेशन लिखे जाएंगे तब पता लगेगा। लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त है, ईयर 6 से अगर आप कोडिंग करना शुरू कर दो तो मैंने इंडियंस के साथ बहुत काम किया है। उनके पास यूजली जो एक कंप्लेन आती है या उनको एक टारगेट किया जाता है कि कॉपी पेस्टर्स हैं तो ये जो कॉपी पेस्टर वाला चक्कर है ना, ये ख़त्म हो जाएगा। तो ये भी बहुत ज़बरदस्त पॉलिसी है। फिर उसके बाद हायर एजुकेशन में जो रिफॉर्म्स किए हैं वो तो बहुत ही ज़बरदस्त है। हायर एजुकेशन में अभी आपके पास मेजर और माइनर सब्जेक्ट सिलेक्ट करने की आसानी होगी, मल्टीपल एंट्री और एग्ज़िट का ऑप्शन हो गया। ग्रेजुएशन 2 तरह की कर दी है। अगर आप जॉब बेस्ड ग्रेजुएशन करना चाहते हो तो आपकी ग्रेजुएशन 3 साल की होगी, और अगर आपने रिसर्च करनी है, पीएचडी करना है, तो आपकी ग्रेजुएशन 4 साल की होगी। तो उसका जो पूरा एक सिस्टम उन्होंने बता दिया है कि 3 साल की ग्रेजुएशन लेके आप जॉब पे लग जाओ। अगर आपने रिसर्च करना है तो 4 साल की ग्रेजुएशन करो, फिर पोस्ट ग्रेजुएट करो, फिर उसके बाद 4 साल का पीएचडी। तो पोस्ट ग्रेजुएट 1 साल का होगा। एमफिल ख़त्म कर दिया है, तो ये आसानी कर दिया। तो पोस्ट ग्रेजुएट और एमफिल ऑलमोस्ट तकरीबन सेम ही है। यूजुअली मास्टर्स किया जाता था 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएट, लेकिन वो 1 साल का कर दिया अगर आप रेगुलर अपनी स्टडी बरकरार रखो। और फिर एक और ज़बरदस्त पॉलिसी है कि ड्यूरिंग द एजुकेशन कोई भी हादसा हो सकता है, कोई परेशानी हो सकती है, कोई मुश्किल हो सकती है, आप अपनी एजुकेशन छोड़ देते हो। अगर आपने 2 सेमेस्टर किए हैं या 1 साल पूरा किया है तो आपको उसका क्रेडिट मिलेगा सर्टिफिकेट की सूरत में। फिर अगर आपने 2 साल कंप्लीट किए हैं, एजुकेशन छोड़ देते हो, हायर एजुकेशन स्पेशली, तो आपको भी डिप्लोमा मिलेगा। फिर 3rd ईयर अगर आपने छोड़ दिया तो आपको भी डिग्री मिलेगी। और फिर इस तरह आप अपनी एजुकेशन और क्वालिफ़िकेशन को बरकरार रख सकते हो। सीवी के लिए भी अच्छी है। यूजुअली ये होता है कि अगर आप बीए या बीएससी कर रहे होते हो, अगर आप 3rd ईयर में जाके कोई ऐसा हादसा पेश आता है कि आप उसको कंप्लीट नहीं कर पाते हो, तो वो जो आपने 2 साल या 2.5 साल लगाए हुए होते हैं वो ज़ाया हो जाते हैं, आपकी वो क्वालिफ़िकेशन नहीं गिनी जाती। मगर इस पॉलिसीज़ के ज़रिए आपको वो क्वालिफ़िकेशन मिलती जाएगी सर्टिफिकेट और डिप्लोमा की सूरत में, तो आपको जॉब हासिल करने में बहुत आसानी होगी। एक और ज़बरदस्त बात, जो फ़ॉरेन इंस्टीट्यूट्स, यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेज हैं वो अपना कैंपस इंडिया में खोलना चाहते हैं, उनके लिए ये आसानी है कि वो अपने रूल्स और रेगुलेशन के साथ साथ इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिसी को अडेयर करके अपना इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं, कैंपस खोल सकते हैं, जिससे इंडिया में कंपटीशन बढ़ेगा एजुकेशन को बेहतर बनाने में। मुझे ऐसा लगता है कि एजुकेशन एक्सपेंसिव हो जाएगी मगर कंपटीशन बढ़ेगा, आप अच्छे माइंड्स तैयार कर सकोगे। अच्छा, ये 5 या 6 जितने भी पॉइंट्स मैंने निकाले आपके सामने रखे हैं, अगर पाकिस्तान के एजुकेशन मिनिस्टर इन पॉइंट्स पर कंसीडर करें या वो ड्राफ्ट ही पढ़ लें, उसमें से ऐसे पॉइंट्स निकालें, पॉलिसीज़ निकालें जो वो इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं पाकिस्तान की पॉलिसी में, तो वाई नॉट, पाकिस्तान की एजुकेशन पॉलिसी भी ज़बरदस्त हो सकती है, अच्छे तरीके से रिफॉर्म्स हो सकते हैं। क्योंकि जो इंडियन एजुकेशन पॉलिसी इन्होंने दिखाई है, जिस वक्त तकरीबन आप कह सकते हो यूके, यूएसए में या यूरोपियन कंट्रीज़ में ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है, तो वही पॉलिसी वो इंडिया में लेकर आ रहे हैं ताकि वो हायर लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर compete कर सकें। कि इंडिया का ग्रेजुएट अगर यूएसए, अमेरिका या यूरोप में जाए तो ये नहीं बोलें कि तुम्हें पोस्ट ग्रेजुएट करना पड़ेगा या ये डिप्लोमा कोर्स करना पड़ेगा अपनी क्वालिफ़िकेशन बढ़ाने के लिए। तो बहुत ज़बरदस्त बात है, आगे की सोच रहे हैं, डिजिटल दौर का ज़माना है, बच्चों के जहनों में कोडिंग पहले से डाल दी है, तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग तो मस्ट है और हर किसी को सीखनी पड़ेगी आने वाले वक्तों में। तो ये मेरे ख्याल में फॉरवर्ड थिंकिंग की ज़बरदस्त मिसाल है। तो ये पॉलिसी तो बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन जहाँ पर हरियाली होती है वहाँ पर कुछ कांटे भी होते हैं। कांटे मतलब कंट्रोवर्सीज़। तो ओपोजिशंस की तरफ से या गवर्नमेंट को जो पसंद नहीं करते या इस तरह की पॉलिसीज़ जो पसंद नहीं करते, या कुछ ऐसे पेरेंट्स हैं जिन्हें ऑब्जेक्शन है इस पॉलिसी के ऊपर, वो सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं जो मदर टंग है, जैसे कि हिंदी,
लाजमी करार दी गई है इस पॉलिसी के तहत कि 5th ईयर तक आप हिंदी पढ़ा सकते हो, या संस्कृत की बात की जा रही थी। लेकिन फिर साउथ इंडिया या नॉर्थ इंडिया से बहुत ज़्यादा आवाज़ उठी है, और बहुत से ऐसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं इंडिया में, जैसे कि दिल्ली हो गया या बॉम्बे हो गया, जिसमें डिफरेंट लैंग्वेजेस के लोग हैं। तो वो मदर टंग किस तरह से सिलेक्ट करेंगे स्कूल में? अगर एक स्कूल में 15 ज़बान बोलने वाले लोग हैं तो किस तरह स्कूल इनकॉपरेट करेंगे? तो इसको कंट्रोवर्शियल बनाया जा रहा है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। तो जो भी लोकल लैंग्वेज होगी उस रीजन की, एरिए की, आई थिंक उस हिसाब से ही उसको इनकॉपरेट किया जाएगा इस पॉलिसी में। देखते हैं आगे क्या है, क्योंकि ये पॉलिसी अभी सिर्फ ड्राफ्ट ही है। कब इसको कंप्लीट किया जाएगा, इसके रूल्स, रेगुलेशंस, लॉज जो भी लिखे जाएंगे, कितना अर्सा लगेगा, इसको कंटिन्यूसली मैं इसको फॉलो करता रहूँगा, और देखते हैं क्या ये इम्प्लीमेंटेशन कब और कितनी जल्दी हो सकता है। एनीवेज, ये एजुकेशन पॉलिसी बहुत ज़बरदस्त थी, मुझे सुन के बहुत खुशी हुई कि फॉरवर्ड थिंकिंग वाली पॉलिसी है। थोड़ी सी लेट हो गई है, मगर बेटर लेट देन नेवर। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, स्टे सेफ, खुश रहें। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड बाय। If you have not already subscribed to my channel, then please subscribe now, and don't forget to press the bell button for the notifications of my latest videos.